आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए पृथ्वी लोक से हेवन में जाता है और वहां से 20 दिनों के सफर को पूरा करके वापस से पृथ्वी लोक पे आता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो समय 20 साल आगे चल रहा होता है, जिस वजह से जब वो अपनी बेटी से टकराता है और उसकी मदद करता है तब उसकी बेटी को उससे प्यार ही हो जाता है। फिर आगे उनकी लाइफ में क्या क्या बदलता है ये तो हमें स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगी। इसकी कहानी की स्टार्टिंग होती है और हम लुई ग्रुप के चेयरमैन लुई किंग को देखते हैं जो कि बड़े ही जोरों शोरों से किसी खास चीज की तैयारी में लगी होती हैं और काफी बड़ी तैयारी कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे इनके ट्विंस बच्चे आते हैं। इनकी बेटी एंजेला अपने मॉम से पूछती है कि मॉम आप किस चीज के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रही हो। बेटा सिद्धू भी अपनी मॉम से सेम यही क्वेश्चन पूछता है। दोनों बार बार पूछ रहे होते हैं और कहते हैं कि आप इतनी बड़ी तैयारी कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पर्सन आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। ये सुनकर किंग कहती है कि जो पर्सन आने वाला है वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम दोनों के लिए भी बहुत ही खास है, तुम्हारे पिता आने वाले हैं। ये सुनकर तो दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अगले सीन में हम कुल्लून फेरीलैंड देखते हैं। यहाँ पे एक ड्रैगन होता है और उस पे एक पर्सन बैठा होता है। इस पर्सन का नाम वुडी सैन होता है जो कि इंसानों से थोड़ा सा अलग था क्योंकि इसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी, वो शक्तियाँ जो कि देवताओं के पास होती हैं। जैसे ही देवताओं को सैन के बारे में पता चलता है वो उसे पृथ्वी लोक से हेवन में बुलाते हैं ताकि वो उसे सिखा सके कि वो शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, अपनी शक्तियों को किस तरीके से यूज कर सकता है। वो कुछ समय पहले ही हेवन में आया था। यहाँ पे आने के बाद वो अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना सीख जाता है, साथ ही वो इमोर्टल का कल्टिवेटर मैन भी बन जाता है। और इसके बाद वो फाइनली 20 दिनों के सफर के बाद वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसका जो वाहन होता है वो एक ड्रैगन होता है। वो स्वर्ग लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पे जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ना जाने की काफी कोशिश करता है, जिस वजह से सैन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए एक बड़ा सा हथौड़ा अपने मैजिक से लाता है और उसे अपने ड्रैगन पे वार करता है, जिस वजह से उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है और वही ड्रैगन से सीधा डोंकी में बदल जाता है। फिर सैन अपने डोंकी से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी बदमाशी करनी है। तब डोंकी कहता है कि नहीं मास्टर, मैं अब आपके साथ आराम से पृथ्वी लोक पे जाऊंगा। तभी यहाँ पे सैन के गुरु आ जाते हैं और दोनों को साथ में देकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारी पत्नी को बता दिया है, तुम्हारी पत्नी को पता है कि तुम वापस जा रहे हो। ये सुनकर सैन काफी खुश होता है और मास्टर की पूरी बात सुने बिना वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। मास्टर ये देखकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग का 20 दिन पृथ्वी की 20 साल के बराबर होता है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे जाने के बाद काफी चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन पूरी बात सुनने से पहले ही सैन वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है। तभी उसका बेटा हाथ में एक लेटर को लिए हुए उसके पास आता है और बताता है कि उसकी बहन घर छोड़ के भाग गई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किंग जब अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के बारे में बता रही होती है और वो बता रही होती है कि वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके डैड के वापस आ जाने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी कंपनी के साथ सैन के नाम कर दी जाएगी, क्योंकि उनके पिता बहुत ही ज्यादा ताकतवर पर्सन बन के लौट रहे हैं और ये कंपनी के लिए काफी अच्छा होगा कि कोई पावरफुल पर्सन उस कंपनी को संभाले। लेकिन ये बात सुनने के बाद एंजेला काफी गुस्सा करती है और मॉम से कहती है कि मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आपको पता है ना कि जब डैड हमें छोड़ के चले गए थे तब हमारी सिचुएशन और कंपनी की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब थी, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वो यहाँ से चले गए। किंग अपने बच्चे को समझाती है कि उनके पिता को जाना पड़ा था, वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन एंजेला जो कि अब अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी, वो अपने फादर के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। वहीं उसका जो भाई होता है, जब उसे पता चलता है कि उसके फादर कितने ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस लौट रहे हैं, तब तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मैं अपने डैड से काफी सारी चीजें सीखूंगा और उसके बाद लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करूंगा। ये सुनकर उसकी माँ उसे डांट लगाती है। अब किंग इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसकी बेटी ने किस वजह से घर को छोड़ा है, लेकिन किंग को ये भी पता होता है कि इस सिचुएशन में उसकी बेटी कहाँ पे होगी, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम एंजेला को देखते हैं जो कि अपने फादर से बदला लेने के लिए एक मास्टर को ढूंढने के लिए पहाड़ पर आई होती है और पहाड़ पे आने के बाद वो उस मास्टर को ढूंढ रही होती है। अगले सीन में हम एक और पर्सन से मिलते हैं जो कि हाइचेन सिटी का गवर्नर होता है और इसका नाम वू होता है। इस समय ये काफी परेशान होता है क्योंकि इस समय ये एक अमर पर्सन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से प्लेन में जितने भी लोग होते हैं वो चीखने लगते हैं और प्लेन से बाहर इशारा करने लगते हैं। जैसे ही गवर्नर वो बाहर देखता है, वो देखता है कि एक पर्सन अपनी पालतू गधी पे सवार होकर प्लेन की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। प्लेन के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उस पर्सन को नोटिस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये स्वर्ग का कोई पर्सन होगा, इसलिए वो उन्हें देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये स्वर्ग का कोई देवता है। सैन भी जब इन लोगों को देखता है तब वो भी उन्हें रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद वो अपने गधे की स्पीड को और भी ज्यादा तेज करता है और प्लेन से भी ज्यादा रफ्तार से वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो उसका पालतू जानवर होता है वो सही से उड़ नहीं पा रहा होता है। ये देखकर सैन से
कहता है कि आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आपने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया, इसीलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ऊपर से नीचे ही गिरा दूं। ये सुनकर सैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और दोनों ही आसमान से सीधा नीचे गिर जाते हैं। नीचे आने पे सैन अपने गधे पे गुस्सा कर रहा होता है। तब उसका गधा कहता है कि हम जगह पे पहुंच गए थे, इसीलिए मैंने आपको नीचे गिरा दिया। इसके बाद सैन जैसे यहाँ की हालत को देखता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि 20 दिन पहले ही मैं यहाँ से गया था, लेकिन यहाँ की रोड की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि सालों बीत गए और इस पेड़ को क्या हुआ, ये इतनी तेजी से इतने बड़े कैसे हो गए। वो ये सारी बातें अपने गधे से कह ही रहा होता है। तभी वो जंगल से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनता है और वो उधर देखता है। वो देखता है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसे सांप ने जकड़ लिया है और वो उसे काटने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सैन की नजर उस लड़की पे जाती है वो उस लड़की की मदद करता है और उसे सांप से बचाता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एंजेला होती है। एंजेला को सैन ने पहली बार देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है और वो उसे सलाह देता है कि ये जंगल है, तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं घूमना चाहिए, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब सैन जिस तरीके से नहीं जानता था कि ये इसकी बेटी है, उसी तरीके से एंजेला भी नहीं जानती थी कि ये पर्सन उसका फादर है, क्योंकि स्वर्ग का 20 दिन पृथ्वी के 20 साल के बराबर था। और जब सैन यहाँ से गया था तब उसे पता भी नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस बच्चों के साथ। अब इतने सालों के बाद वापस आने के बाद सैन को पता नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए और इस बात को एंजेला नोटिस कर लेती है, इसलिए ये भी उसकी मदद करने के लिए उसे कहती है कि मैं आपको शहर तक छोड़ सकती हूँ। और फिर ये दोनों साथ में शहर आते हैं। शहर में आने के बाद जब वो बड़ी बड़ी इमारतें और यहाँ की चकाचौंध जिंदगी देखता है तो वो काफी हैरान होता है और कहता है कि मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ से गया था, लेकिन वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सालों बीत गए हैं, सारी चीजें कितनी तेजी से बदल गई हैं। ये सब वो कह ही रहा होता है। तभी वो भागते हुए एक पर्सन को आते हुए देखता है जो कि एंजेला से टकराने वाला था, इसलिए वो एंजेला को बचा लेता है। फिर जब वो सामने देखता है वो देखता है कि एक गुंडों का ग्रुप एक पर्सन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सैन उस पर्सन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुंडों के ग्रुप का जो लीडर होता है जिसका नाम जा होता है वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और उसे धमकाने और डराने की भी कोशिश करते हैं। साथ ही वो एंजेला के बारे में कुछ गंदी बातें भी बोलते हैं, जिस वजह से सैन को गुस्सा आ जाता है और सैन उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। वो अपने मैजिक का यूज करता है और इनकी हालत बहुत ही खराब कर देता है और इनके समूह में से एक पर्सन को सैन इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो पर्सन उड़ते हुए 10 मीटर दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सैन उस पर्सन की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन ये पर्सन उल्टा में इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है और कहता है कि जिस पर्सन ने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी वो यहाँ का बहुत ही बड़ा गुंडा है, जिसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि उसके डैड और उसके अंकल पॉलिटिक्स में है और साथ ही काफी ज्यादा रिच है। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करने की वजह से यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो तुमसे भी बदला लेंगे। ये सुनने के बाद भी सैन को डरने लगता है और वो कहता है कि इस बार तो मैंने उन्हें आसानी से जाने दिया था, लेकिन जब वो अगली बार आएंगे तब मैं उन्हें और भी अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर एंजेला को धीरे धीरे अपने डैड के ऊपर ही क्रश होने लगता है, क्योंकि उसने उसकी 2 बार मदद की थी। इसीलिए वो जैसे ही सैन से बातें करने के लिए आगे बढ़ती है उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि वो अपनी बेटी से बात करने के बाद काफी खुश होती हैं और उसे तुरंत अपने पास बुलाती हैं। इसलिए एंजेला को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो सैन से उसका फोन नंबर मांगती है और सैन भी उसे अपना फोन नंबर दे देता है, क्योंकि अभी वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही एंजेला उसके फोन को देखती है वो सैन के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि आखिर ये पर्सन आया कहाँ से है, इसके पास अभी भी नोकिया का फोन है। फिर वो उसका नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद सैन उसी जगह पे रुककर थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचता है, लेकिन जिस पर्सन की उसने मदद की थी वो पर्सन उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी वजह से लू फैमिली से मुसीबत मोल ली है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी को भी जाने नहीं देते हैं। जब सैन लू फैमिली के बारे में सुनता है तब वो सोचता है कि ये तो किंग का ही परिवार है। फिर वो सोचता है कि आखिर उस परिवार में कौन इतना ज्यादा बदतमीज हो गया जो कि लोगों को परेशान करने लगा। इसलिए वो वहीं पे बैठकर उस पर्सन का इंतजार करने लगता है जो इन सारी चीजों के पीछे था। थोड़ी देर के अंदर गुंडों का समूह एक बार फिर से आते हैं और इस बार किंग का बेटा भी साथ में आया होता है। यहाँ पे आने के बाद जब किंग का बेटा सैन को देखता है तब वो भी अपने डैड को नहीं पहचानता है और अपने गुंडों से उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन सैन तो उन सभी को बहुत ही आसानी से फिर से हराने लगता है। वो मैजिक करता है और सबको हवा में उड़ाकर एक बार फिर से पटक देता है, जिसे देखकर जितने भी गुंडे होते हैं और उनका लीडर होता है वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सिद्धू यहाँ से भागने की कोशिश करता है सैन इसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे उन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो कि लोगों के साथ बुली करते हैं। तुम्हें आखिर ये शिक्षा किसने दी है कि लोगों को परेशान करो। ये सुनकर सिद्धू अपने डैड को ही धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें पता है कि थोड़ी देर के अंदर मेरे डैड भी आने वाले हैं और जब मेरे डैड आएंगे तब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर सैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डैड को देख लूंगा। और इसके बाद जैसे उसे फिर से मारने वाला होता है सिद्धू यहाँ से डरकर भाग जाता है। उसके जाते ही सैन के पास किंग कॉल करती है और कहती है कि बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारा नंबर मिला है, आखिर तुम कहाँ पे हो। ये सुनकर सैन कहता है कि मैं तो शहर में आ गया हूँ, लेकिन शहर इतना ज्यादा बदल गया है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ पे जाना है। ये सुनकर किंग सैन को चैन होटल का पता बता देती है और कहती है कि जल्दी से मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आओ। सैन कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के अंदर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए अपने गधे पर वो सवार होता है और हवा से भी तेज रफ्तार के साथ वहाँ से निकल जाता है। जो
पर्सन उसे इस तरीके से जाते हुए देखता है वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर एक गधा इतनी रफ्तार से कैसे भाग सकता है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं, जैसे वो सैन से बात करने के बाद फोन को रखती है वैसे ही उसकी बेटी भी उसके पास आ जाती है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर वो काफी संतुष्ट होती है और एक बार फिर से उसके डैड के बारे में उसे बताने लगती है और बताती है कि वो अपनी मर्जी से उन सभी को छोड़कर नहीं गए थे, उन्हें जाना पड़ा था और ये उनकी मजबूरी थी। लेकिन अभी भी एंजेला अपने डैड से नफरत कर रही होती है, इसलिए वो उनके बारे में बात करना बंद कर देती है और कहती है कि मैं आज एक पर्सन से मिली थी, अगर आपको सारी जिम्मेदारी किसी को देना है तो आप उसे दे सकते हो। वो पर्सन देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा ताकतवर भी है। ये सुनकर माँ को शक होने लगता है कि उसकी बेटी को कोई लड़का पसंद आ रहा है, इसलिए वो उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। तब एंजेला बहुत ही खुशी के साथ सैन के बारे में बताने लगती है। ये देखकर किंग को मन में एक ख्याल आता है, वो सोचती है कि वो उस लड़की का यूज करके एंजेला और उसके फादर की दूरी को कम कर सकती है। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि ठीक है, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस लड़की को पसंद करती हो। मैं चाहती हूँ कि आज ही तुम उसे सैन होटल में बुलाओ क्योंकि तुम्हारे डैड भी आने वाले हैं। ये सुनकर एंजेला कहती है कि ठीक है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के बाद चैन के पास कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी अमीर होता है और उसने अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार खरीदी होती है और उसे ड्राइव पे लेकर गया होता है। जब वो ड्राइव कर रहा होता है तब वो अपने फैमिली वालों और अपने दोस्तों को जलाने के लिए बताता है कि उसने कितनी महंगी कार खरीदी है और उसकी स्पीड क्या है। तभी वो अपने बगल से सैन को जाते हुए देखता है जो कि गधे पे सवार होता है और इसकी एक्सपेंसिव कार के बराबर की रफ्तार के साथ वो लोग भी जा रहे होते हैं, जिसे देखकर तो ये पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि आखिर एक गधे की स्पीड इसकी एक्सपेंसिव कार के बराबर कैसे हो सकती है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तभी सैन के पास एंजेला कॉल करती है, लेकिन सैन उसे पहचान नहीं पाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तब एंजेला अपने बारे में बताती है और बताती है कि उन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी। इसके बाद वो उसे इनवाइट करती है उसी सेम होटल में। पहले तो सैन को पता नहीं होता है कि एंजेला उसे किस लिए इनवाइट कर रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंजेला भी सेम उसी होटल में बुला रही है जहाँ पे उसे किंग से मिलने के लिए जाना था, तब वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद वो अपने गधे को और भी ज्यादा फास्ट दौड़ने के लिए कहता है और वो उस गाड़ी की रफ्तार से और भी ज्यादा आगे निकल जाता है। ये देखकर तो वो पर्सन हैरान ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम एंजेला को देखते हैं जो कि सैन से बात करने के बाद मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पे इसका भाई भी आ जाता है जो कि काफी बुरी कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे वो अपनी बहन को ब्लश करते हुए देखता है वो उसे परेशान करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे ही परेशान करने लगती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है और अपनी माँ को देखते ही वो नाटक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि माँ मुझे देखो किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मारा है। ये देखकर तो किंग काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे पूछती है कि बताओ क्या हुआ। अब सिद्धू तो अपनी माँ को पूरी सच्चाई नहीं बताता है कि वो किसी को बुली कर रहा था जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो उसे इतना बताता है कि कोई पर्सन उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट गया, इसलिए वो उस पर्सन को अच्छी तरीके से सबक सिखाना चाहता है और इसलिए वो अपनी माँ से मदद मांग रहा है। ये सुनकर किंग कहती है कि तुम्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसके बाद तुम अपने डैड से ही हेल्प मांग लेना। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि ठीक है, अब मेरे डैड ही उस पर्सन को सबक सिखाएंगे, लेकिन जब डैड आपसे मिलेंगे तो आप उन्हें भी सबक सिखाना क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही साल तक अकेले रखा है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सैन को देखते हैं जो कि होटल पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद गार्ड जो होते हैं वो उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे अपने गधे को लेकर कैसे आ गए हो, यहाँ पे गधे अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे ही गधा अपने बारे में सुनता है कि कोई उसे गधा कह रहा है वो गुस्सा हो जाता है और उस गार्ड को सबक सिखाने लगता है और कहता है कि मुझे गधा मत करना है। पास के लोग उसकी आवाज को सुन रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर एक गधा इंसानों की तरह बात कैसे कर सकता है। तभी सैन अपने गधे को शांत करने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। तभी वो गुंडों का ग्रुप फिर से यहाँ पे आ जाता है और जाओ जैसे ही सैन को देखता है वो यहाँ पर आकर सैन को फिर से परेशान करने की कोशिश करने लगता है। सैन तो इसे इस बार अच्छी तरीके से सबक सिखाने वाला था, लेकिन वो जैसे ही सोचता है कि यहाँ पे किंग उसे मिलने वाली है वो इसे सबक सिखाने के बारे में छोड़ देता है और कहता है कि अगर किसी ने मुझे यहाँ पे इस तरीके से देख लिया तो किंग की बदनामी होगी, इसलिए वो शांत हो जाता है। लेकिन इसका शांतपना देखकर जाओ को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसकी बातें सुनकर वो डर रहा है, इसीलिए वो उसे परेशान करने की कोशिश करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो सैन का पालतू जानवर होता है वो इन लोगों को नहीं छोड़ता है, वो इन लोगों की अच्छी खातिरदारी करने लगता है। और तभी यहाँ पे एंजेला आ जाती है। जैसे एंजेला सैन को देखती है वो काफी खुश होती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन जाओ जब उसे देखता है तो उसे परेशान करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आसपास के जितने भी गुंडे होते हैं वो अपने बॉस को देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं और कहते हैं कि बॉस आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए तो लू फैमिली की इकलौती बेटी को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर तो जाओ पूरी तरीके से डर जाता है और एंजेला से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये लड़की सिद्धू की बहन है और लू फैमिली की बेटी है, इसलिए वो उसे माफी मांगने लगता है। पास से सिद्धू भी गुजर रहा होता है और जैसे अपनी बहन को वो देखता है कि उसके सामने गुंडे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसे माफी मांग रहे हैं और यहाँ पे वो पर्सन भी है जिसने उसे मारा था, तब उसे ऐसा लगता है कि शायद एंजेला उस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रही है। सिद्धू को ऐसा लगता है, इसलिए वो बहाने से उसके पास आता है और कहता है
कि मॉम तुम्हें बुला रही है। उसके चले जाने के बाद वो अपने गुंडों के साथ मिल जाता है और इसे फिर से परेशान करने लगता है। गुंडे उसे कहते हैं कि आज हमारे यंग मास्टर का मूड काफी अच्छा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम इनके सामने घुटने टेक कर आसानी से माफी मांगकर यहाँ से निकल जाओ। आसपास के जितने वर्कर भी होते हैं वो भी इस बात पे जोर डाल रहे होते हैं और सैन से कह रहे होते हैं कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो यंग मास्टर सिद्धू से आसानी से माफी मांगकर यहाँ से चला जाए और बातों को खत्म कर दे। लेकिन तभी यहाँ पे एंजेला गुस्से में आती है और अपने भाई से कहती है कि मॉम तुम मुझे नहीं बुला रही, तो आखिर तुम मुझे यहाँ से भेजने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या तुम इस पर्सन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे बहाने से यहाँ से क्यों भेज रहे थे? ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे किंग भी आ जाती है और कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को परेशान करने की। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगती है और काफी गुस्से में होती है। लेकिन जैसे वो सैन का चेहरा देखती है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक तरफ सिद्धू सैन को दिखाते हुए मॉम को बता रहा होता, मॉम यही पर्सन है जिसने मुझे मारकर इस तरीके से कर दिया। दूसरी तरफ उसकी बहन उसी पर्सन को हाइड कर रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि ये इसके फादर हैं। दोनों ही बार बार कई सवाल कर रहे होते हैं और तभी सैन किंग को उसके नाम से पुकारता है। ये सुनकर तो सिद्धू उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उसके नाम से पुकारने की। इसके बाद वो अपनी माँ से कहता है कि माँ आखिर डैड कब तक आने वाले हैं? जब डैड आ जाएंगे तो सबसे पहले इसी पर्सन को सबक सिखाने के लिए कहना। सिद्धू बार बार अपनी माँ के ऊपर दबाव डाल रहा होता है कि वह सैन को सबक सिखाए, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। इसके बाद किंग अपने बेटे से कहती है कि वो सैन को पिता कह के पुकारे। जैसे ही सिद्धू ये बात सुनता है वो हैरान हो जाता है, साथ ही सैन भी शॉक्ड हो जाता है। एंजेला भी घबरा जाती है और कहती है कि माँ आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये मेरा फ्रेंड है और मैंने इसे यहाँ पे इनवाइट किया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये हमारा फादर है? सिद्धू भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। साथ में सैन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा क्योंकि कुछ भी मुझे सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर किंग कहती है कि ये तुम्हारे फादर हैं और ये तुम्हारे रियल फादर हैं, इसलिए तुम्हें उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब जब सैन देखता है कि उसके सामने उसके लगभग उसी की उम्र का उसका बेटा खड़ा है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच नहीं पाता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। उससे तो ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें उसका सपना है, इसलिए वो अपने आप को चीटी काटने की कोशिश करता है और सपने से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन चीटी काटने के बाद भी सैन अपने सपने से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ उसे दर्द होता है। इसके बाद किंग अपने बच्चों पे दबाव डालती है और कहती है कि उसे डैड कह के पुकारे, लेकिन कोई भी बच्चा सैन को डैड कह के पुकारने की हालत में नहीं होता है। और तभी जो जाओ होता है वो गुंडा वो फोन पे किसी को ये सारी चीजें बताने लगता है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि अपने बच्चे पे अभी भी दबाव डाल रही होती है और कहती है कि इन्हें डैड कह के बुलाओ, लेकिन ये नहीं बोलते हैं। इसलिए वो सैन को समझाती है और कहती है कि काफी ज्यादा समय बीत गया है ना, इसीलिए ये लोग तुम्हें डैड कह के बुलाने में थोड़े हिचक रहे हैं क्योंकि ये इनकी पहली मीटिंग है। ये सुनकर सैन कहता है कि यही नहीं बल्कि मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बच्चे इतने ज्यादा बड़े कब हो गए हैं। किंग कहती है कि तुम्हारे गए बहुत साल बीत गए हैं, इसलिए तुम्हारे आने के बाद मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें और मैं कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले कर दूं। मैं चाहती हूँ कि मैं अब सुकून की जिंदगी काटूं। ये सुनकर तो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ऐसी बात है कि कोई अपनी कंपनी को जो कि इस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहाँ पे पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं, वो कंपनी को एक ही पल में किसी पर्सन को कैसे दे सकते हैं। सिद्धू भी इस बात के खिलाफ होता है और कहता है कि मॉम आपको इस कंपनी को इस पर्सन को नहीं देना चाहिए। सुनकर मॉम गुस्सा करती है और कहती है कि ये तुम्हारे फादर है। लेकिन एंजेला अपने भाई की बातों को काटते हुए अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप चाहो तो आप कंपनी इसे दे सकती हो, लेकिन आप दोनों साथ में नहीं रह सकते हो। ये सुनकर मॉम से कहती है कि ये कैसी बात हुई। अब एंजेला से रहा नहीं चाहता है और वो अपनी मॉम से सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मॉम ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी और इसके बारे में बता रही थी कि मुझे आपसे किसी को मिलाना है। आपने कहा था कि आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर मेरे लाइफ में कोई लड़का आ जाता है, लेकिन आप तो अब आगे मैं क्या कहूँ। ये सुनकर तो मॉम भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रही थी ये वो है। फिर एंजेला कहती है कि मॉम मुझे पता है कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, क्योंकि एक बार आप इनकी एज को तो देखो, ये कितने ज्यादा यंग है। आखिर ये मेरे बायोलॉजिकल फादर कैसे हो सकते हैं? मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हो, इसलिए आप सारी सच्चाई अभी ही बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि आप शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। और आप जरा एक बार इसे देखो, क्या आपको लगता है कि ये आपका हस्बैंड हो सकता है? अगर आपको कोई पर्सन चाहिए तो मैं आपके लिए किसी को ढूंढ लूंगी, लेकिन इसे मुझे दे दो। ऐसा कहते हुए सैन को वो अपनी तरफ खींच लेती है। फिर किंग भी सैन को अपनी तरफ खींचने लगती है। दोनों ही माँ बेटी सैन को अपनी अपनी तरफ खींच रही होती है, जिस वजह से सैन परेशान हो जाता है और दोनों को डांट लगाता है और कहता है कि पहले मुझे सारी चीजें क्लियर कर लेने दो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सभी लोग पीछे पलट के देखते हैं तब वो देखते हैं कि सामने से थ्री मेजर फैमिली आती है जो कि लू फैमिली के दुश्मन होते हैं। थ्री मेजर फैमिली का जो हेड होता है लॉर्ड जा, वो यहाँ पे आते ही लू फैमिली की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि बहुत ही अच्छा सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था कि दो लड़कियां एक ही लड़के के लिए लड़ाई कर रही हैं, और वैसे भी ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए तो ये माँ बेटी एक ही लड़के के लिए लड़ाई कर रही हैं। ये सुनकर किंग को गुस्सा आता है और वो इन सभी से कहती है कि ये आप लोगों का कोई भी मामला नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन सुनने के बाद लॉर्ड जाओ बहुत ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि चाइना के सबसे रिच फैमिली में से एक फैमिली आपकी भी फैमिली है, लू फैमिली, और इस फैमिली की दो महिला एक ही लड़के के लिए लड़ाई कर रही हैं और वो भी चाइना के सबसे बड़े होटल के सामने। तो ये आपकी घर का मामला कैसे हो सकता है? अगर घर का मामला होता तो घर के अंदर होता।
था। ये सुनकर किंकी कहती है कि यहाँ पे कोई भी तमाशा नहीं हो रहा है जिसे देखने के लिए आप लोग यहाँ पे आ गए। ये सैन है जो कि मेरा हस्बैंड है और एंजेला इसकी बेटी है, और आगे कोई भी इल्जाम लगाने से पहले आप लोग सोच लेना, क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। ये सुनकर तो आसपास के जितने भी वर्कर होते हैं वो भी सेम बात कहने लगते हैं जिस तरीके से लॉर्ड जाओ कह रहा था। वो कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि दो लड़कियां एक लड़की के लिए लड़ रही हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातें बढ़ने लगते हैं और लॉर्ड जाओ का बेटा जाओ मिन भी इनकी इंसल्ट करने लगता है। धीरे धीरे इनके बीच में बातें बढ़ने लगती हैं और बातें गहरी भी होने लगती हैं, और तभी इनकी नजर होटल पे लगे हुए बैनर पे जाती है जहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम ग्रैंड मास्टर। ये सुनकर तो लॉर्ड जाओ और उसकी फैमिली सभी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कौन सा ग्रैंड मास्टर है जो कि अब तक यहाँ पे नहीं आया है। वैसे चलो तुम्हारा ये बैनर वेस्ट ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पे एक ग्रैंड मास्टर को ही बुला देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो इशारा करता है और हवा में उड़ते हुए एक पर्सन की यहाँ पे एंट्री होती है जो कि मास्टर होते हैं। वो यहाँ पे हवा के झोंके की तरह उड़ते हुए आते हैं और सभी बैनर को काट देते हैं। ये देखकर तो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि इनके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन जब सैन ये सारी चीजें देखता है तो कहता है कि ये इतना भी ज्यादा खास नहीं है जितना आप लोग कह रहे हो। एज यूजुअल बाकी चाइनीज ड्रामा की तरह यहाँ पे ही बातों बातों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि किस फैमिली के ग्रैंड मास्टर ज्यादा ताकतवर हैं। थर्ड मेजर फैमिली तो अपना ग्रैंड मास्टर सबके सामने ला देते हैं, लेकिन लू फैमिली ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच में जो कंफ्यूजन पैदा हुई थी वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई थी और वो ये सारी चीजों से ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए वो लोग इनके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये होटल भी हमारा है इसलिए शांति से आप लोग यहाँ से चले जाए। लेकिन थ्री मेजर फैमिली उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर सिद्धू सामने आ जाता है और कहता है कि ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे डैड यहाँ पे आ गए हैं जो कि आपके मास्टर के साथ आप सबको भी यहाँ से अच्छी तरीके से भगा सकते हैं। लेकिन सैन अपने रिश्ते के बारे में पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होता है इसलिए वो सामने आकर लड़ाई करने की बात नहीं कहता है। ये देखकर जो जामीन होता है वो सामने आकर लू फैमिली की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि देखो ये वही प्यारा सा लड़का है जिसके लिए लू फैमिली की दो लड़कियां एक ही लड़की के लिए लड़ाई कर रही हैं और वो पर्सन तो सामने आकर उनकी हिफाजत भी नहीं करना चाहता है। अच्छा होगा कि तुम दोनों उसे वहीं पे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम दोनों को ही खुश रखूंगा। ये सुनकर तो सैन बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आगे अगर किसी ने भी मेरे विमेन के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश की तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो माँ और बेटी दोनों को ही ऐसा लगता है कि शायद सैन उनके बारे में बात कर रहा है। और इधर लोमिन जब सैन से ये सारी बातें सुनता है तब उसे भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को इन्हें सबक सिखाने के लिए बुला देता है। ये देखकर किंकिंग भी शांत नहीं होती है और वो भी अपने बॉडीगार्ड्स को बुला देती है। दोनों ही फैमिली के बीच में अब लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन किंकिंग के फैमिली का जो सबसे ज्यादा ताकतवर बॉडीगार्ड होता है वो अपना टीम छोड़कर दुश्मन की टीम में चला जाता है। ये देखकर तो दुश्मन की टीम काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि अब तुम लोगों का क्या होगा। किंकिंग तो पहले ये देखकर काफी गुस्सा करती है कि जिस पर्सन पे उसने इतना ज्यादा भरोसा किया वो पर्सन ने इस तरीके से उसे धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी वो लड़ाई से पीछे नहीं हटती है और कहती है कि मेरे पास अभी भी काफी सारे बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जो थर्ड मेजर फैमिली के सभी लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके लू फैमिली के सभी बॉडीगार्ड्स को डराने लगते हैं और धमकाने लगते हैं। किसी को पैसों का लालच देते हैं तो किसी को धमकाते हैं और इस तरीके से वो लू फैमिली के सभी बॉडीगार्ड्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। फिर वो लू फैमिली से कहते हैं कि अब तो तुम सब हार गए हो ना, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन किंकिंग कहती है कि अभी नहीं, अभी यहाँ पे एक और पर्सन है। और फिर वो सैन को सामने करती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड अभी तुम सबसे लड़ेगा। लेकिन तभी उसकी बेटी सैन को अपनी तरफ से खींचती है और कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड अपनी तरफ से लड़ेगा। ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और उनका मजाक फिर से उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो इनकी तरफ से आखिर कौन लड़ेगा। अब ऐसी बातें सुनने के बाद तो लू फैमिली में जितने वर्कर होते हैं वो भी इनका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये माँ बेटी कैसी हैं जो कि एक ही लड़के के साथ रहने के लिए लड़ाई कर रही हैं, आखिर इनके फैमिली में कौन काम करेगा। इस तरीके से इनकी बेइज्जती करने लगते हैं। तब जाओ सामने आता है और एक एक करके सबकी बोलती बंद करने लगता है, सबको काफी अच्छी तरीके से इंसल्ट करता है और सबको अच्छी तरीके से सबक भी सिखाने लगता है। लेकिन जब वो थ्री मेजर फैमिली की इंसल्ट कर रहा होता है और कहता है कि इनसे लड़ना मेरे लिए मेरे गधे के एक बाल निकालने जितना आसान है। ये सुनकर तो जो इनके फैमिली का मास्टर होता है वो काफी गुस्सा होता है और गुस्से में इस पे हमला करने जा ही रहा होता है। लेकिन तभी ये फैमिली का हेड मास्टर को रोक लेता है और कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, आपको एक पर्सन के ऊपर अपनी शक्तियां व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए तो हमारे बॉडीगार्ड्स ही काफी हैं। फिर सभी मिलकर इनकी फैमिली के इंसल्ट करने लगते हैं। अब सैन से रहा नहीं चाहता है और सैन गुस्से में इन्हें थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतनी जोर से मारता है और इतनी तेजी से मारता है किसी को एहसास ही नहीं होता है कि सैन ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन जिसे वो थप्पड़ मारा होता है उसे एहसास होता है। मास्टर को भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है कि कोई एक पर्सन किसी को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन इतनी तेजी से कैसे मार सकता है। अब जाओ को थप्पड़ से काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ लगाया। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन सैन से फिर से दूसरा थप्पड़ लगा देता है। ये वाला थप्पड़ पहले वाले थप्पड़ से काफी ज्यादा तेज होता है, इसलिए वो थोड़ी देर तक एक ही थप्पड़ से बार बार घूमते रह जाता है और इसके बाद वो काफी गुस्सा करता है। इसके बाद वो अपनी आत्मिक ऊर्जा का यूज करता है और उसे सजा देने की कोशिश करता है और मैसेज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे वो यूज करता है सैन का जो गधा होता है वो उसे सबक सिखाने लगता है। सैन का गधा जामिन को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि एक ही बार में वो दूर जाकर गिरता है और जिससे उसकी मौत भी
भी हो जाती है। ये देखकर मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन गधा मास्टर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन इनके पास शक्तियाँ होती हैं, इसलिए मरता नहीं है। आसपास के जितने भी लोग होते हैं जो कि कुछ समय पहले इस गधे और सैन की इंसल्ट कर रहे होते हैं, वो एक बार फिर से इन दोनों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि CEO सैन तो काफी ज्यादा ताकतवर है और उनसे ज्यादा ताकतवर तो उनका पालतू गधा है जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। ऐसे कहते हुए सभी वर्कर दोनों के बारे में काफी अच्छी बातें करने लगती हैं और कहते हैं कि सच में इस फैमिली को खजाना मिल गया है। इधर लॉर्ड मिन अपने बेटे की ये हालत देखकर इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो सामने आकर सभी बॉडीगार्ड्स को उन्हें जान से मारने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सब इतने सारे होकर भी एक जानवर को हरा नहीं सकते हो। सभी गार्ड्स मिलकर उस गधे को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन गधा उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाने लगता है। ये देखकर सैन उससे कहता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें खत्म करने में कितना टाइम लगाओगे, जल्दी से खेलना बंद करो और सारी चीजें अच्छी तरीके से सेटल करो। ये सुनते ही गधा इतनी रफ्तार से उन सभी को मारता है कि यहाँ पे हवा का तूफान बन जाता है, जिसमें सभी बॉडीगार्ड्स फंस जाते हैं और इसके बाद गधा उन्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाने के बाद दूर फेंकता है। सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, जिन्होंने भी उस गधे से लड़ाई करने की कोशिश की होती है। फिर लॉर्ड जाओ जैसे ही देखता है कि ग्रैंड मास्टर की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, वो गुस्से में अपनी बेटी का बदला लेने के लिए खुद अपनी आत्मिक ऊर्जा का यूज करता है और एंजिला के ऊपर बहुत ही तेजी से अपने जादू से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पे सैन उसे फिर से बचा लेता है और लॉर्ड जाओ को सजा देता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत ही खराब हो जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजिला के जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सामने झुककर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। सिद्धू तो बड़ा ही गुस्से में होता है, वो किसी को माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन किंग अपने बेटे को समझाती है और बताती है कि ये लंबे समय से हमारी फैमिली के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें माफ कर देने चाहिए। फिर वो सभी को माफ कर देती है। इसके बाद एंजिला सैन से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। सैन की ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो किंग से बात करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हो। किंग कहती है कि क्यों नहीं, तुमने और तुम्हारे गधे ने हमारी इतनी ज्यादा मेहनत की है और वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर बात कर रही होती है। ये देखकर सैन उसे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। सैन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो तुम मुझसे फॉर्मल होकर बात कर सकती हो, तुम्हें इस तरीके से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये सारी चीज क्या हो रही है, क्या तुम मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हो। किंग उसके क्लोज आती है और उसके कान में बताती है कि उसे वापस लौटने में 20 साल खत्म हो गए हैं। सैन तो ये सुनकर काफी चौंक जाता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गया है, लेकिन एंजिला जैसे ही अपने मॉम को सैन के साथ देखती है, वो भी इतना ज्यादा क्लोज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी अपने डैड से ही प्यार कर बैठी थी। और इधर दूसरी तरफ सिद्धू, जो कि वो उस गधे से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है कि वो उसे अपने मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि आपके पास तो इतनी सारी अद्भुत शक्तियां हैं जो कि हमारे इंसानों के पास नहीं है। तब सैन सामने आता है और कहता है कि तुम्हें इस गधे को इतना ज्यादा इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज्यादा भी होशियार नहीं है। लेकिन ये सुनकर सिद्धू बदलता नहीं है, क्योंकि वो अपने डैड से ज्यादा उस गधे से इम्प्रेस हो गया था। उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को देखकर वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि वो अपने डैड पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है, वो उस गधे की ही तारीफ करते रहता है। अब इन तीनों के साथ में नोक-झोंक को देखकर एंजिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने डैड को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए वो यहाँ से रोते हुए भाग जाती है। और किंग को इसके बारे में पता नहीं होता है। जब वो पीछे पलटती है तब अपने सारे वर्कर को बुलाती है और कहती है कि आज से ये आपके मालिक है, आपको इनकी बातें सुननी होगी और इनकी बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत और इनकी बातों को भी काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम सबको काम से निकाल दूंगी, क्योंकि आज से ये हमारे कंपनी के CEO हैं और सारी चीजें यही हैंडल करेंगे। अगले सीन में हम मिस्टर जाओ को देखते हैं, जो कि लॉर्ड जाओ के पिता होते हैं और जाओ मिन के ग्रैंडपा होते हैं। जब मिस्टर जाओ को पता चलता है कि उनका बेटा और उनका पोता ही दोनों ही मारे जा चुके हैं, तब वो गुस्से में जिस पर्सन ने इस न्यूज को उन्हें बताया था उसे ही जान से मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बताओ ये सारी चीजें कैसे हो गई। वो पर्सन मरते हुए लू फैमिली का नाम लेता है और इसके बाद मिस्टर जाओ उस पर्सन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि मैं लू फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं। सैन काफी समय के बाद खाना खाने के बाद उसके पास आता है और कहता है कि खाना खाने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद अपने साथ लाए एक तोहफा को किंग को देता है। जैसे ही वो उसे ओपन करती है, वो देखती है कि उसमें जादुई गोलियां होती है, जिसे वो देखने लगती है। सैन उस गोली के बारे में बताने लगता है कि उस गोली की खासियत क्या है। उसे खाने के बाद आपकी आयु बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आप काफी ज्यादा यंग दिखने लगते हो। ये सुनते ही किंग उसे खा लेती है। सैन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है और कहता है कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा। थोड़ी देर के अंदर देखते हैं कि उस जादुई गोली को खाने के बाद किंग पूरी तरीके से बदल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा यंग भी हो जाती है। लेकिन दवा खाने के बाद उसके अंदर शरीर की गर्मी उत्पन्न होने लगती है, जिसे शांत करने के लिए वो धीरे धीरे सैन के क्लोज आने लगती है और उसे किस करने लगती है। दूसरी तरफ हम सिद्धू को देखते हैं, जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि काफी समय से उसकी बहन उसे नहीं मिली होती है, इसलिए वो काफी परेशान होता है और अपने मॉम के पास आ रहा होता है। तभी उसे वो गधा भी दिख जाता है। गधा उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपनी शक्तियों का यूज करता है और गधे की आवाज सिद्धू सुनकर रुक जाता है। ये पहली बार था जब सिद्धू ने किसी गधे की आवाज सुनी थी, इसीलिए वो काफी हैरान होता है और उससे बात करने लगता है और कहता है कि आप तो इतने ज्यादा महान हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, वो काफी समय से लापता है। लेकिन गधा उसकी मदद नहीं करता है, इसलिए सिद्धू अंदर जाने लगता है। ये देखकर गधा
गधा उसे रुकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि अंदर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। सुनकर वो कहता है कि एक तो तुम मेरी बहन को ढूंढने में मदद नहीं कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझे रोक भी रहे हो। ऐसा कहते हुए वो गधे की बातों को इनकार करते हुए आगे बढ़ता है और तभी सामने से वो किसी पर्सन को आते हुए देखता है। सामने से उसके पेरेंट्स आते हैं। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि कौन हो तुम और मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रही हो। अब किंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते हो। अब सिद्धू तो पहली बार अपनी माँ को इस तरीके से देखकर काफी हैरान होता है, लेकिन उसे काफी खुशी होती है कि उसकी मॉम इतनी ज्यादा प्रिटी दिख रही है। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि माँ आप कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हो, क्या आपने अभी अभी प्लास्टिक सर्जरी कराया है। ये सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सारी चीज तुम्हारे डैड की वजह से हुई है। वैसे तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि माँ काफी समय से बहन लापता है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर वो काफी हैरान होते हैं और एंजेला को ढूंढने लगते हैं। समय काफी ज्यादा बीत जाता है, लेकिन तीनों में से कोई भी एंजेला को ढूंढ नहीं पाता है। इस वजह से तीनों काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सिद्धू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैंने वो हर जगह ढूंढ ली है जहाँ पे एंजेला हो सकती है, लेकिन कहीं पे भी मुझे एंजेला नहीं मिली। मैंने उसके हर एक फ्रेंड से उसके बारे में पता की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर वो मॉम कहती है कि शायद इसके पीछे मेरी ही गलती हो गई है, मैंने उसे अच्छी तरीके से नहीं समझाया। अब सभी लोग काफी टेंस हो रहे होते हैं। तभी सिद्धू का एहसास होता है कि शायद थर्ड मेजर फैमिली उनकी बहन को किडनैप कर सकते हैं, क्योंकि इनके फैमिली की वजह से उनके फैमिली के 2 पर्सन मारे जा चुके हैं। ये सुनकर तो मॉम काफी ज्यादा वॉरिड होने लगती है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, इसका पता लगाने के लिए वहाँ से तुरंत निकल जाती है। उनके जाते ही सिद्धू अपने डैड को रोकता है और कहता है कि मुझे आपसे अभी भी कुछ बातें क्लियर करनी है, क्या आप सच में मेरे फादर हो। सैन कहता है कि हाँ और फिर वो बैठ जाता है, लेकिन सिद्धू कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आप भी 20 साल के हो और मैं भी 20 साल का हूँ। सिद्धू कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि मैं जिस जगह पे था वहाँ पे समय अलग तरीके से काम करता है और इसीलिए हमारे बीच में इतना टाइम डिफरेंस हो गया है। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ। सिद्धू कहता है कि मैं भी ये सारी चीजों पे भरोसा नहीं करता हूँ। मैं जब 20 दिनों के बाद वापस आया तब सारी चीजें इतनी ज्यादा बदल गई थी, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई थी और तो और तुम्हारी माँ भी पूरी तरीके से बदल गई। ये कंपनी कहाँ से आ गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के लिए इमॉर्टल कल्टिवेट मैन बनने के लिए गया था, लेकिन वापस आने के बाद इतनी सारी चीजें कैसे बदल गई। ये सुनकर तो सिद्धू शांत पड़ जाता है और कहता है कि आप सच में इमॉर्टल कल्टिवेट मैन हो, क्या आप सच में मेरे फादर हो। सैन कहता है कि हाँ। अब ये सुनकर तो सिद्धू काफी इम्प्रेस होता है और एक ही बार में सैन को अपना डैड मान लेता है और भागते हुए इसके पास आता है, गले से लग जाता है, थोड़ी देर होता है और फिर अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हो, क्या आप मुझे पावरफुल बना सकते हो, क्या आप मुझे फाइट करना सिखा सकते हो, क्या आप मुझे शक्तिशाली बना सकते हो। ये सुनकर सैन कहता है कि हाँ लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें सारी चीजें धीरे धीरे सीखनी होगी। सिद्धू कहता है कि ठीक है इतना समय लगेगा तो मत सिखाओ, लेकिन क्या आप मेरी बहन को ढूंढ सकते हो। तब सैन मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैं वो नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा काम नहीं है। ये सुनकर तो सिद्धू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप कैसे नहीं कर सकते हो, आपके पास तो पावर्स है, आप अपने आप को गॉड कहते हो, तो फिर आप ये सारी चीजें कैसे नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तो सैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊं। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि मेरे ऊपर हाथ भी मत उठाना, क्योंकि अगर मारा तो मॉम को बता दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो चिढ़ाने लगता है। सैन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे किंग आ जाती है। वो यहाँ पे आते ही कहती है कि हमारा शक सही रहा, हमारे बेटी को 3 मेजर फैमिली ने अगवा किया है और उसे बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही जाना होगा। सैन सीन कट होता है और अगले सीन में हम मिस्टर जाओ को देखते हैं, जो कि अपने बेटे और अपने पोते के लिए शोक सभा रखे होते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। यहाँ पे इनकी पत्नी भी होती है, जो कि ये सारी चीज देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पे एक गार्ड आता है और मिस्टर जाओ के पास आता है और बताता है कि मैंने आपके मैसेज को डिलीवर कर दिया है, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जाओ की जो वाइफ होती है वो काफी ज्यादा रो रही होती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि जिसने भी हमारे बेटे या हमारे पोते की जान ली है, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें खत्म कर दो। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी जिंदा नहीं रहे जिस तरीके से हमारे बेटे और पोते इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जब वो पर्सन मेरे पास आएगा तब मैं उसकी पूरी बॉडी की चमड़े छील लूंगा, उसकी आंखें निकाल लूंगा, उसके हाथ पैर काट दूंगा। मैं उसे इस तरीके की मौत दूंगा कि मरने के बाद जब वो जहन्नम में जाएगा तब हेवन के लोगों की भी रूह कांप जाएगी। उस पर्सन को देखकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे अच्छी तरीके से मौत दूंगा। मिस्टर जाओ की वाइफ कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसके फैमिली में कोई भी ना बचाए। मिस्टर जाओ कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। तभी वो देखते हैं कि उनके कुछ बॉडीगार्ड्स को कोई मारते हुए अंदर लेकर आ रहा है और वो पर्सन कोई और नहीं सैन और किंग है। दूसरी तरफ हम सिद्धू और गधे को देखते हैं, ये दोनों घर पे होते हैं। सिद्धू अपनी बहन की जान बचाने के लिए घर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फालतू गधा उसे घर से बाहर जाने नहीं देता है। ये देखकर सिद्धू से कहता है कि वहाँ पे मेरी बहन है, मेरे पेरेंट्स है, मैं आखिर घर पे अकेला कैसे रह सकता हूँ, मुझे उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाना चाहिए, समझने की तुम कोशिश करो, हमें चले जाना चाहिए। लेकिन गधा जाने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे बॉस ने कहा है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँ, इसलिए हमें घर पे रहना है। सीधी तरीके से तो सिद्धू घर से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है, इसलिए वो अपना दिमाग लगाता है और गधे को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि अगर हमारे फैमिली में किसी को भी चोट लग जाती है तो इससे हमारे डैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें काफी ज्यादा दर्द भी होगा। और वैसे भी क्या तुम अपने बॉस को दर्द में देख सकती हो, तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें अपनी बॉस की मदद करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। ये सुनकर वो गधा कहता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए और इसके बाद वो सिद्धू के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते
हैं कि सैन और किंग मिस्टर जाओ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं काफी सारे बॉडीगार्ड्स आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर सैन जैसे ही अपने पावर्स का यूज करने वाला होता है, किंग उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले मुझे बात करने दो। ये सुनकर वो शांत हो जाता है। इसके बाद किंग अपनी बेटी को उन्हें वापस करने के लिए कहती है। ये सुनकर तो मिस्टर जाओ की वाइफ कहती है कि हमारे घर के 2 बेटों की तुमने जान ले ली और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बेटी को ऐसे ही जाने दें। मिस्टर जाओ तो गुस्से में इतनी तेज से अपना पैर पटकते हैं कि उनके शक्तियों का एहसास आसपास के सभी लोगों को होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जाओ अपनी आत्मिक ऊर्जा का यूज करते हैं और अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगते हैं। फिर वो सैन पे पूरी तेजी से हमला करते हैं, लेकिन सैन उनकी शक्तियों को रोक लेता है और उसके बाद उन पे हमला करता है। उसके हमले से सभी दूर जाकर गिरते हैं। ग्रैंडपा को तो पता चल जाता है कि सैन कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। इसलिए वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास पावर्स हैं, इसलिए तुमने हमारे बेटे और हमारे पोते को जान से मार दिया था। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं अपने बेटे और पोते का बदला तुमसे नहीं लूंगा। मैं उनका बदला तुमसे जरूर लूंगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर किंग कहती है कि अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बात ना करें, क्योंकि आपके बेटे और आपके पोते हमेशा ही हमारे फैमिली के साथ झगड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, हमें उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। हमने काफी समय तक उनका विरोध नहीं किया है, लेकिन आखिर में जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी हद पार कर ली थी, तब हमने उन पे हमला किया था। हमने इस तरीके से आपके बच्चों पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर यहाँ पे जितने भी लोग आए होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच है कि लू फैमिली और थ्री मेजर फैमिली में दुश्मनी चल रही थी। काफी लोग कुछ बातों का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि काफी समय से इन दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। थ्री मेजर ब्रदर हमेशा ही लू फैमिली को उकसाने की और उन्हें धमकाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन लू फैमिली ने काफी समय तक विरोध नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लू फैमिली में कोई आ गया है जो कि इनकी बदतमीजी को सह नहीं सकता है, इसीलिए ये सब दिखाई हमें दे रहा है। मिस्टर जाओ कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मेरे बेटे और मेरे पोते कैसे थे, लेकिन मेरे बेटे और मेरे पोते को तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, तभी तो तुम्हारा गधा एक ड्रैगन में बदल गया और मेरे बेटे की जान ले ली। तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। देखो मैं तुम्हारे मुकाबले के लिए किसे लाया हूँ। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। तभी 2 पर्सन आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये होते हैं फैमिली हेड वैंग और वैंग, जो कि मार्शल आर्ट के बड़े गुरु होते हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब कोई भी इनका सामना नहीं कर पाता है। और जब लोग देखते हैं कि दोनों भाई साथ में मिलकर थ्री मेजर फैमिली की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तब वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि माना कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मास्टर फैंग और वैंग के सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मास्टर फैंग और वैंग मार्शल आर्ट के सबसे बड़े गुरु हैं। इसके बाद फैंग और वैंग यहाँ पे आते हैं और मास्टर जाओ से कहते हैं कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली और हमारी फैमिली एक है। और जब कोई पर्सन आपके फैमिली के साथ मुसीबत मोल लेता है, इसका मतलब है कि उनकी दुश्मनी हमारे फैमिली के साथ है। और अब हम तुम्हें बताएंगे कि लड़ना किसे कहा जाता है। ऐसे कहते हुए वो सैंग को चुनौती देने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं लड़ती हो तो हम तुम्हारी बेटी को ऐसी मौत देंगे जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। पहले तो हम उसके पूरे जिस्म से उसके खून को बाहर निकाल देंगे, उसे काट काट के। उसके बाद उसकी बॉडी को तुम्हारे सामने लेकर आएंगे और फिर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही टुकड़ों में काट देंगे। ये सुनकर सैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मेरी बेटी को टच करने की भी कोशिश की तो सबसे पहले मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। ये सुनकर मिस्टर जाओ कहते हैं कि ठीक है, तो चुनौती एक्सेप्ट कर लो और लड़ने के लिए आगे आ जाओ। सैन कहता है कि ठीक है, और इसके बाद मिस्टर जाओ अपने कुछ लोगों को आगे भेजते हैं उसे खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, सैन की सुरक्षा कवच उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर सैन कहता है कि अरे मैंने तो अभी लड़ना स्टार्ट भी नहीं किया और तुम्हारे लोग ऐसे ही गिरने पड़ने लगे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं, लगता है कि तुम्हें ही आगे आकर लड़ना होगा। ऐसे कह के वो मास्टर फैंग और वैंग को गुस्सा दिलाने लगता है, जिस वजह से मास्टर फैंग गुस्सा हो जाते हैं और उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी भी इतनी ज्यादा शक्तियाँ फैंग को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, क्योंकि इसका जो कवच होता है वो मास्टर फैंग को ही नुकसान पहुँचा देता है। इसके बाद जब सभी देखते हैं कि ये छोटा लड़का इतना ज्यादा ताकतवर है, इसके सामने मास्टर भी खड़े नहीं हो पाते हैं, तब वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। और ये देखकर मिस्टर जाओ को बड़ा ही गुस्सा आता है। वो सैन से कहते हैं कि अच्छा है, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मेरे सामने झुकते नहीं हो तो मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। सैन झुकता नहीं है और मिस्टर जाओ उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे काउंटिंग करने लगते हैं, जिसे सैन को देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है और वो एक ही बार अपने मैसी का यूज करता है, जिस वजह से उसके मैसी को कोई भी झेल नहीं पाता है और सभी उसके सामने नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर जाओ मास्टर फैंग और मास्टर वैंग से कहते हैं कि हम सबको साथ में मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। और फिर तीनों साथ में मिलकर अपनी शक्तियों का यूज करते हैं और सैन को हराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सैन इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं होता है कि इन तीनों की वजह से वो हार जाए। वो अपने मैसी का यूज करता है और तीनों को एक बार फिर से गिरा देता है। सबकी हालत अब की बार चोट लगने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और सभी फर्श पे गिरे पड़े होते हैं। दूसरी तरफ हम गवर्नर वू को देखते हैं, जो कि अभी भी अमर इंसान को ढूंढने में लगे होते हैं और इस समय वो पहाड़ पे गए होते हैं। तभी उनकी नजर दूर से आती हुई एक अलग सी ऊर्जा को नोटिस करते हैं, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा सा शक होता है कि शायद उस जगह पे उन्हें अमर इंसान मिल सकता है, इसलिए वो अपने गार्ड के साथ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम गधे को देखते हैं, जो कि सिद्धू को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, लेकिन जब वो उसे लेकर जा
जा रहा होता है तब वो उसकी रफ्तार से हवा में उड़ गया होता है और उसके रस्सी को पकड़ा होता है, जिस वजह से उससे डर लग रहा होता है और वो गधे से आराम से जाने के लिए कह रहा होता है। और तभी हम फिर से उस अमीर इंसान को देखते हैं जो कि इस बार लास्ट बार हुए इंसिडेंट के बारे में अपने किसी दोस्त को बता रहा होता है और वो बता रहा होता है कि उसकी कार से भी ज्यादा फास्ट एक डोंकी जा रहा था जिसे उसने देखा था, लेकिन इसका फ्रेंड इसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता है। और तभी अचानक से एक बार फिर से वो उस गधे को देखता है और वो इस बार देखता है कि गधा एक पर्सन को हवा में उड़ाते हुए लेकर जा रहा है, इसीलिए वो उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करता है ताकि वो सबूत के तौर पर सबको दिखा सके। लेकिन जैसे ही वो पिक्चर को क्लिक करने वाला होता है गधा रुक जाता है और कार काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। फिर वो सिद्धू को सही तरीके से बैठाता है। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं, यहाँ पे चोट लगने की वजह से इनका दिमाग तो सही हो गया होता है, लेकिन बूढ़े का दिमाग अभी भी खिसका होता है। अभी भी वो सैन के साथ लड़ाई करने की बात कर रहा होता है, लेकिन मास्टर फैंग और वैंग ये सारी शक्तियां देखकर हैरान हो गए होते हैं। उन्हें पता चल गया होता है कि ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, ये इनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो मिस्टर हाउस से कहते हैं कि क्या ये वही पर्सन है कि आने की तैयारी हम सब कर रहे थे, क्या ये वही अमर पर्सन है। ये सुनकर मिस्टर जाओ कहता है कि ये अमर पर्सन नहीं हो सकता है, थोड़ी सी चोट लगने पे तुम सब इतनी आसानी से हार गए हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा कहने के बाद वो आसपास की सभी ऊर्जा को खींचने लगता है। वो सभी के अंदर की ऊर्जा को एविल पावर के साथ खींच रहा होता है और अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको तकलीफ हो रही होती है। सभी लोग मिस्टर जाओ को रुकने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ रुकने वालों में से नहीं थे। वो कहते हैं कि इस बार मैं सारी चीजें खत्म करके रहूंगा। लेकिन तभी सैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक जोरदार का पंच मिस्टर जाओ को मारता है, तब जाकर उनका दिमाग सीधा हो जाता है। दूसरी तरफ हम गवर्नर वू को देखते हैं जो कि उस ऊर्जा का पीछा करते करते एक पहाड़ पे जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिस अमर इंसान को वो इतने समय से अपनी दुनिया बचाने के लिए ढूंढ रहा था, वो अमर इंसान तो कब कब पृथ्वी पे चला भी गया है। गवर्नर वू को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो उसे ढूंढने के बारे में पूछते हैं। तब सामने वाले पहाड़ से एक आवाज आता है और उस पर्सन का नाम बताया जाता है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सैन ही होता है। जैसे गवर्नर वू यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे सैन के मास्टर आ जाते हैं। सैन के मास्टर को देखते ही गवर्नर वू उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि पहले अमर देवता आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मास्टर कहते हैं कि मैंने देखा है कि तुम काफी समय से अमर पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बेवकूफ तुम्हें पता नहीं है कि तुम बहुत ही पहले उसे मिल चुके थे। अब मैं तुम्हें सही जगह बताता हूँ, तुम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उसके पास आओ ताकि वो तुम्हारी दुनिया को बचा सके। इधर हम सैन को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास आता है और उससे कहता है कि बताओ तुम्हें मेरी बच्ची के बारे में क्या पता है। तब बूढ़ी औरत उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब सैन उसे डराने के लिए अपनी शक्ति का यूज करता है, तो बूढ़ी औरत डर जाती है और उसे एक चाबी देती है और कहती है कि इसी कमरे में तुम्हारी बेटी है। जैसे ही सैन उस चाबी को लेने वाला होता है, मिस्टर जाओ उस चाबी को छीन कर खा जाते हैं और फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी केमिकल वाले रूम में धीरे धीरे मरने लगी कि इस चाबी के बिना तुम दरवाजे को ओपन नहीं कर सकते हो और तुम अपनी बेटी को सिर्फ और सिर्फ मरते हुए देख सकते हो। ये देखकर किंग अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बूढ़े के पास आती है और उसे चाबी निकालने के लिए कहती है, लेकिन बूढ़ा बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी यहाँ पे गवर्नर वू आते हैं। गवर्नर वू को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि गवर्नर वू इन्हीं का साथ देंगे, इसलिए वो सामने आते हैं और सारी चीजें बताने लगते हैं कि ये पर्सन यहाँ पे आने के बाद क्या क्या कर रहा है। उनकी बातें सुनने के बाद गवर्नर वू सैन से पूछते हैं कि क्या आपका नाम सैन है। तब सैन कहता है कि हाँ मेरा नाम सैन है, क्या तुम भी मुझसे पीटना चाहते हो। तब गवर्नर वू बाकियों से पूछते हैं कि बताइए इसने आपके साथ क्या क्या किया था। सभी लोग बढ़ा चढ़ाकर बात बताने लगते हैं। इसके बाद सभी की बातें सुनने के बाद गवर्नर वू इन सब पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सबसे पहले वो उस औरत पे हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने इन लोगों के साथ इतना सब कुछ कर दिया। सबको पता भी है कि सामने वाला पर्सन जो खड़ा है वो कौन है। ये वही पर्सन है जिसे हम काफी समय से ढूंढ रहे थे। यही तो इमोर्टल कल्टरवेट मैन है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, मतलब कि ये मार्शल आर्ट का गॉड है। ये सुनकर तो अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सैन के सामने कुछ भी बोल पाए। इसके बाद गवर्नर वू से बोलते हैं कि बताइए आपकी क्या परेशानी है, हम आपकी बच्ची को आपके सामने बचाकर लाएंगे। ये सुनकर सैन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो हवा में मैसेज करता है, उसकी मैसेज जाकर उस दरवाजे को ओपन कर देता है जिसकी चाबी उस बूढ़े ने खा ली थी। इसके बाद कुछ गार्ड भागते हुए उस कमरे में जाते हैं सैन की बेटी को लाने के लिए, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बेटी नहीं है। ये सुनकर तो सभी लोग घबरा जाते हैं कि उनकी बेटी कहाँ पे गई। कट होता है और दूसरी तरफ हम कुछ और लोगों से मिलते हैं जो कि किंग के पेरेंट्स होते हैं। ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अपने हस्बैंड के आने के तौर पे इतना बड़ा जश्न मना रही है, वो भी उनके होटल में, और सारी चीजें उनके हस्बैंड को ट्रांसफर कर रही है। इस वजह से ये सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि वो पर्सन तो 20 साल पहले हमारी बेटी को गर्भवती करके छोड़कर भाग गया था, आखिर वो वापस आने के बाद सारी चीजें कैसे ले सकता है। वो काफी गुस्सा कर रहे होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी के बच्चे को अपने पास रख लेंगी ताकि उनकी बेटी उनकी बात सुने। लेकिन तभी उन्हें बाहर से एक बहुत ही भयंकर सी आवाज आती है। जैसे वो बाहर आते हैं वो देखते हैं कि अचानक से एक गधा उनके घर के सामने लैंड हो गया है और तभी वो देखते हैं अपने ग्रैंडसन को, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। सिद्धू अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आता है और अपनी बहन के बारे में बताता है और बताता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं और वो अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि क्या वो नालायक वापस आ गया और तुम लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तुम लोगों ने उसे सजा नहीं दी है क्या। सिद्धू कहता है कि नहीं, मैंने तो उन्हें अपना लिया है, इस वक्त मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। ये सुनकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब वो
सारी सच्चाई बताता है कि क्या क्या हुआ था। ये सुनकर तो ग्रैंडपा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम जाकर तुम्हारी बहन को बचाकर लेकर आएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पे रहना होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सिद्धू नहीं रोकता है तब वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तब सिद्धू अपने गधे से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकाल लो। ये सुनकर तो सभी हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये गधा हम सबसे तुम्हें बचा कर लेकर जा सकता है। और फिर वो ऐसा कहते हुए जैसे आगे बढ़ने वाले होते हैं, सिद्धू गधे से मदद मांगता है और गधा अचानक से एक ड्रैगन में बदल जाता है और उन्हें हरा देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और कोई भी सिद्धू को रोकने की कोशिश नहीं करता है। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं, यहाँ पे गवर्नर रूल लेडी से पूछता है कि बताओ उसकी बच्ची कहाँ पे है, लेकिन लेडी को कुछ भी पता नहीं होता है और तभी बूढ़ा हंसने लगता है। ये देखकर सैन को गुस्सा आता है और वो उसका गला दबा देता है और पूछता है कि बताओ मेरी बच्ची कहाँ पे है। बूढ़ा कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पे कुछ न कुछ होने वाला है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी बच्ची को कुछ समय पहले यहाँ से निकाल दिया था। तुम लोग जैसे ही यहाँ पे आए थे मैंने तुम्हारी बच्ची को वहाँ से निकाल दिया था ताकि मैं तुम सभी को यहाँ पे उलझा कर रख सकूं और तुम्हारी बच्ची की जान ले सकूं। और अब मैं तुम्हारी बच्ची को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सामने गिड़गड़ मुझसे माफी मांगोगे और अपनी वाइफ को यहाँ पे छोड़ कर जाओगे। ये सुनकर तो सैन को बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और जब वो अपनी वाइफ को देखता है कि वो अपनी बेटी के लिए कितना ज्यादा रो रही है तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं पा रहा होता है और न ही ये बूढ़ा एड्रेस बता रहा होता है। और तभी यहाँ पे सिद्धू गधे के साथ आ जाता है और यहाँ पे आने के बाद वो सैन को बता देता है कि उसकी बहन कहाँ पे है। वो कहता है कि जब मैं ग्रैंडपा के पास से आ रहा था तब ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि मेरी बहन कहाँ पे हो सकती है। ये सुनते ही सैन उस बूढ़े के गले को तोड़ देता है और वो बूढ़ा मर जाता है। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और वहाँ से गायब होकर सीधा रास्ते पे आ जाता है, जहाँ पे सामने से एक पर्सन उसकी बच्ची को कैद करके लेकर आ रहा होता है। और जैसे वो सैन को देखता है वो उस पे गाड़ी चलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सैन उसे अपनी शक्तियों से रोक लेता है। और इसके बाद वो उसे सबक सिखाने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है। वो देखता है कि उसकी बच्ची बेहोश है, तब उसे जगाने में उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे ही एंजेला सैन को देखती है वो फिर से उसे अपना डैड नहीं मानती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड की तरह बात करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। ये देखकर सैन कहता है कि आखिर मेरी बच्ची कब मुझे डैड के रूप में एक्सेप्ट करेगी। अगले सीन में हम सभी को घर पे देखते हैं जहाँ पे एंजेला सोई होती है और सैन काफी परेशान होता है। वो कहता है कि आखिर मैं अपनी बच्ची को किस तरीके से बताऊं कि मैं उसका डैड हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर सिद्धू कहता है कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि आपने उसकी बार बार मदद की थी, इसीलिए वो आपको पसंद करने लगी। और वैसे भी मैं भी अगर कोई लड़की होती और आपको देखता तो मैं भी आपको पसंद करने लगता क्योंकि आप बहुत ही अच्छे दिखते हो। इसके बाद किंग कहती है कि कुछ भी करो मेरी बच्ची को बचाओ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं क्या करूँ, जब भी तुम्हारी बच्ची जगती है मुझे अपना डैड तो मानते ही नहीं है, आखिर मैं आगे क्या करूंगा। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं जहाँ से रहकर आ रहा हूँ वहाँ का 20 दिन यहाँ का 20 साल होता है। तभी एंजेला की आंखें खुलती है और सबको अपने सामने देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन जैसे वो सैन को देखती है वो फिर से उसे अपने डैड मानने से मना कर देती है। सैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं जहाँ पे रह रहा था वहाँ का 20 दिन यहाँ का 20 साल होता है, तुम्हें ये मानना होगा। मैंने तुम्हें ना ही अडॉप्ट किया है और ना ही मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूँ, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम इस रिपोर्ट को देख सकती हो, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास करना होगा। तभी यहाँ पे वो गधा भी आ जाता है और बोलना स्टार्ट कर देता है और बाकियों की तरह ये भी वोट करने लगता है कि ये तुम्हारा फादर है। इसकी आवाज सुनकर तो ये हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि गधा कैसे बात कर सकता है। इसके बाद जब वो रिपोर्ट को देखती है उसे विश्वास हो जाता है कि सैन उसका फादर है, लेकिन फिर भी वो उसे फादर कह के नहीं बुलाती है। सैन उससे कहता है कि तुम मुझे फादर कह के बुलाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और इस सीन पर इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आप अगर एंजेला और सैन की जगह पे होते तो आप एक दूसरे के साथ किस तरीके से ट्रीट होते और आपके अकॉर्डिंग इस कहानी का एंड कैसे होना चाहिए था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।